जय हिंद बच्चों। तो आज के लेक्चर में हम लोग अपने जीओसी को आगे स्पीड अप करेंगे और पिछले लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था सिग्मा और पाई बॉन्ड के काउंटिंग के बारे में, हाइब्रिडाइजेशन के बारे में। बड़े इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं दोनों। तो सिग्मा और पाई बॉन्ड की काउंटिंग और हाइब्रिडाइजेशन। तो हाइब्रिडाइजेशन में क्या ध्यान रखना है, जब कोई कार्बन एटम 4 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेगा तो sp3 हाइब्रिडाइज होगा, 3 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेगा तो sp2 हाइब्रिडाइज होगा, 2 सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेगा तो वो sp हाइब्रिडाइज होगा। तो ये एक बात आ गई। sp3 हाइब्रिडाइज जो कार्बन होगा उसमें कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ 1.54 एंगस्ट्रॉम होगी, sp2 हाइब्रिडाइज में 1.34 एंगस्ट्रॉम होगी और sp हाइब्रिडाइज में कार्बन कार्बन की बॉन्ड लेंथ 1.20 एंगस्ट्रॉम होगी। बॉन्ड लेंथ जितनी कम होती जाती है हाइपोथेटिकली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना बढ़ता जाता है, हाइपोथेटिकली इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतना बढ़ता जाता है। और इस नेगेटिविटी के बढ़ने के कारण जो ट्रिपल बॉन्ड वाला ग्रुप है, जैसे CH ट्रिपल बॉन्ड CH है, तो वहां पे कार्बन जो है वो हाइड्रोजन के इलेक्ट्रॉन पेयर को, हाइड्रोजन कार्बन के इलेक्ट्रॉन पेयर को खींच सकता है, तो H+ आयन के आने की प्रोबेबिलिटी यहाँ बढ़ जाएगी। इसलिए अल्काइंस का एसिडिक नेचर एल्कीन्स और एल्केन से ज्यादा होता है। अगर कंपैरेटिव डिग्री देखना हो तो सबसे ज्यादा एसिडिक होते हैं अल्काइंस, फिर एल्कीन्स और फिर एल्केन्स। तो ये एक इंपॉर्टेंट बात आई थी। सिग्मा और पाई बॉन्ड की काउंटिंग में आपको केवल ध्यान रखना है कि जहां पर भी सिंगल बॉन्ड होगा वो सिग्मा बॉन्ड होगा, जहां पर डबल बॉन्ड होगा उसमें एक सिग्मा बॉन्ड होगा, एक पाई बॉन्ड होगा, और जहां पर भी ट्रिपल बॉन्ड होगा उसमें एक सिग्मा बॉन्ड होगा और 2 पाई बॉन्ड होंगे। तो ये इंपॉर्टेंट बातें हमने की थी अभी तक। अब इसके बाद हम बात करेंगे आज टाइप्स ऑफ अटैकिंग रिएजेंट की, और उसके बाद बॉन्ड फिशन के बारे में स्टार्टिंग करेंगे, बॉन्ड फिशन स्टार्ट करेंगे। तो ऑर्गेनिक रिएजेंट आर अटैकिंग स्पीसीज। टाइप्स ऑफ अटैकिंग रिएजेंट, हिंदी में इसको कहेंगे आक्रमणकारी अभिकर्मक। कौन कौन से रिएजेंट हैं जो केमिकल रिएक्शन में आकर के रिएक्टेंट या सबस्ट्रेट के साथ जुड़ते हैं, उसको हम कहेंगे टाइप्स ऑफ रिएजेंट। तो रिएजेंट जो होते हैं वो 3 डिफरेंट टाइप के होते हैं। एक पहला न्यूक्लियोफिलिक, जैसा नाम है न्यूक्लियोफिलिक, मतलब न्यूक्लियस के चार्ज को फिल करने वाला। तो न्यूक्लियोफिलिक, न्यूक्लियस के चार्ज को फिल करने वाला। और न्यूक्लियस का चार्ज कैसा होता है? पॉजिटिव। तो जो पॉजिटिव को सेटिस्फाई करेगा वो इटसेल्फ कैसा होगा? नेगेटिव होगा, इसका मतलब। तो न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट, न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट हिंदी में कहते हैं नाभिक स्नेही अभिकर्मक, नाभिक स्नेही अभिकर्मक। तो सिंपली क्या ध्यान रखना है? इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज, electron rich species are called nucleophilic reagent, nucleophilic reagent। जितने भी इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज होते हैं उनको हम कहते हैं न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। इलेक्ट्रॉनों की अधिकता वाले समूह न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट कहलाते हैं, नाभिक स्नेही अभिकर्मक कहलाते हैं। अब इसको हम पहचानेंगे कैसे, ये मेन बात है। तो 2 तरीका है इस पे पहचानने का। एक है नेगेटिव चार्ज, तो ये तो बिल्कुल क्लियर ही दिखेगा। नेगेटिव चार्ज जिस पर ऋण आवेश होगा वो न्यूक्लियोफाइल होगा। नेगेटिव चार्ज जैसे मैंने कहा फ्लोरीन माइनस, क्लोरीन माइनस, ब्रोमीन माइनस, आयोडीन माइनस, CH3 माइनस, OH माइनस, किसी पर भी हमने नेगेटिव चार्ज अगर ऐड अप करके रखा है, फिनाइल माइनस, एनी ऑफ द नेगेटिव चार्ज स्पीसीज आर कॉल्ड न्यूक्लियोफाइल। जिस पर नेगेटिव चार्ज है वो न्यूक्लियोफाइल है। एक बात तो ये जस्टिफाई हो गई, जिस पर नेगेटिव चार्ज है वो न्यूक्लियोफाइल है, ये बात हमारी पहले से जस्टिफाइड है।
अब उसके बाद की जो बात आएगी, दूसरा तरीका, वो बड़ा इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होता है, जब हमें बॉन्डिंग बहुत क्लियर नहीं होती ना, तो कई चीजें ऐसी रहती जो दिखती ही नहीं कि कहां से क्या हो रहा है। तो दूसरा जो तरीका है वो कैसे पहचानना है आपको, एक मेथड हो गया, जो नेगेटिव चार्ज है वो न्यूक्लियोफाइल है। दूसरी बात क्या ध्यान रखना है, सेकेंड पॉइंट है लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इन द बैलेंस सेल, बैलेंस शेल, जिसके संयोजकता कोष में एकाकी इलेक्ट्रॉन युग्म बचा हो, लोन पेयर इलेक्ट्रॉन इज प्रेजेंट इन द बैलेंस सेल। जैसे देखो, जैसे नाइट्रोजन है, कॉन्फ़िगरेट करेंगे 1s2, बैलेंस सेल क्या होगा 2s2 2p3, 2s2 2p3, ये इसका बैलेंस सेल है। तो नाइट्रोजन के पास 2s2 पूरा पेयर्ड है, मतलब यहां पे कोई कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बन सकता है। कोवेलेंट बॉन्ड बराबर बराबर की साझेदारी से बनता है ना, तो यहां पे साझेदारी का तीसरा इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में आ नहीं सकता है। अब ये क्या करेगा, हाइड्रोजन से दोस्ती करके अमोनिया तो बना सकता है, अमोनिया मॉलिक्यूल तो बना लेगा, लेकिन इसके पास तीन जो है शेयर इलेक्ट्रॉन पेयर है, दिस इज कॉल्ड बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन पेयर, सहसंयोजी इलेक्ट्रॉन युग्म। और जो इलेक्ट्रॉन पेयर इसका 2s2 का है, ये बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता, मतलब कोवेलेंट बॉन्ड नहीं बना सकता, इक्वल शेयरिंग वाला बॉन्ड नहीं बना सकता। इट इज कॉल्ड नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर, ऑल्सो कॉल्ड लोन पेयर इलेक्ट्रॉन, तो इसको हम लोन पेयर भी कहते हैं। तो ऐसे आप सर्च कर पाओगे कि किस मॉलिक्यूल में एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन पेयर बचा हुआ है। अब जैसे हम ऑक्सीजन की बात करें, तो ऑक्सीजन कितना एटॉमिक नंबर 8, 1s2 2s2 2p4। तो अगर ऑक्सीजन का बैलेंस सेल देखो आप, 2s2 2p4 को देखो, तो 2s2 की क्या कंडीशन है, ये पेयर्ड है। 2p4 की कंडीशन देखिए, 2p4 की कंडीशन में क्या सिचुएशन है, एक ऑर्बिटल पेयर्ड है, तो इसके पास दो नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर है, टू लोन पेयर इज देयर। तो जिन एटम के पास मॉलिक्यूल बनने के बाद बैलेंस शेल में नॉन बॉन्डिंग इलेक्ट्रॉन पेयर बचेगा, लोन पेयर बचेगा, वो भी न्यूक्लियोफाइल कहलाएंगे, मतलब वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं। दो लोन पेयर है ऑक्सीजन के पास, तो दैट इज द वे टू फाइंड आउट द लोन पेयर। तो ऐसे हम लोन पेयर को फाइंड आउट करते हैं, ठीक है, ऐसे हम लोन पेयर को फाइंड आउट करते हैं, ये बात ध्यान रखनी है आपको, ठीक है। अब बात कर लेते हैं एग्जांपल के बारे में। तो एग्जांपल क्या हो जाएगा, जिसके पास लोन पेयर है, अमोनिया, वाटर के पास भी लोन पेयर है, ठीक है। इसके बाद अमाइंस होंगे तो नाइट्रोजन प्रेजेंट होगी, मे बी प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी कोई सा भी अमाइन होगा तो उसमें नाइट्रोजन तो प्रेजेंट होगी ना। तो जितने भी ऐसे स्पीसीज हैं, ROR ईथर्स में भी दो लोन पेयर है, ईथर के पास भी दो लोन पेयर है, तो ये भी न्यूक्लियोफाइल जैसा काम कर सकता है। अब अमोनिया के जो दोस्त हैं, फॉस्फीन, आर्सिन, ASH3, SBH3, BiH3, इन सब के पास लोन पेयर है, तो ये सब भी न्यूक्लियोफाइल के जैसा काम कर सकते हैं। तो न्यूक्लियोफाइल्स बेसिकली क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है, इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है न्यूक्लियोफाइल। और क्या ध्यान रखना है, ऐसे स्पीसीज जो नेगेटिव चार्ज हैं या जिनके पास ऑक्टेट में लोन पेयर इलेक्ट्रॉन रिमेनिंग है, वो कहलाते हैं न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट, ठीक है। और अगर सिंगल लाइन में बोलना है तो जो इलेक्ट्रॉन रिच स्पीसीज है वो कहलाएगी न्यूक्लियोफाइल, न्यूक्लियोफिलिक रिएजेंट। अब बात करते हैं सेकंड लाइन पर, इलेक्ट्रोफिलिक, इलेक्ट्रोफिलिक। अब इलेक्ट्रोफिलिक मतलब जो इलेक्ट्रॉन के चार्ज को सैटिस्फाई करेगा, और इलेक्ट्रॉन कैसा होता है, नेगेटिव चार्ज होता है,
तो नेगेटिव चार्ज किससे सेटिस्फाइड होगा? पॉजिटिव चार्ज से। पॉजिटिव चार्ज का मतलब क्या हुआ? जो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है, जिसके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इलेक्ट्रॉनों की न्यूनता है, उसको हम कहते हैं इलेक्ट्रोफाइल। तो इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट, इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीसीज are called electrophilic reagent. Electrophilic reagent. Electron deficient species are called electrophilic reagent. जिनके पास इलेक्ट्रॉनों की कमी है उनको हम कहते हैं इलेक्ट्रोफिलिक रिएजेंट। अब ये कैसे पहचान में आएंगे? तो एक तरीका तो बिल्कुल क्लियर है पॉजिटिव चार्ज, है पॉजिटिव चार्ज, जिस पे भी आप धनावेश लगा सकते हो, वो सब कहलाएंगे इलेक्ट्रोफाइल। जैसे मैंने कहा H+, Cl को भी हम प्लस कह सकते हैं, क्लोरोमियम, क्लोरोमियम, Br+, ब्रोमोमियम, मिथाइल प्लस, इट इज कॉल्ड कार्बोनियम, अमोनियम। तो जितने भी पॉजिटिव चार्ज स्पीसीज हम ले सकते हैं वो सब जो है कहलाएंगे आपके इलेक्ट्रोफाइल। और दूसरा तरीका क्या है आइडेंटिफाई करने का? शॉर्ट ऑक्टेट, शॉर्ट ऑक्टेट, जिसके ऑक्टेट में, अष्टक में, मतलब बैलेंस सेल के अंदर ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, 8 इलेक्ट्रॉन नहीं है, have tendency to gain electron pair, जो एक इलेक्ट्रॉन युग्म ले सकता है। short octet have tendency to gain electron pair, जो इलेक्ट्रॉन युग्म ग्रहण कर सकता है, एक या एक से ज्यादा, उसको भी हम क्या कहेंगे? उसको भी हम इलेक्ट्रोफाइल कहेंगे, उसको भी हम इलेक्ट्रोफाइल कहेंगे। ठीक है, इसके एग्जांपल मैं आपको थोड़े से बता देता हूं, कैसे ढूंढना है ये बता देता हूं, क्योंकि ये सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट बात तो ये है, इसको सर्च करते आपको आना चाहिए। शॉर्ट ऑक्टेट, जिसके पास भी बैलेंस सेल में ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, मतलब 8 इलेक्ट्रॉन पूरे नहीं हो रहे हैं, वो भी इलेक्ट्रोफाइल कहलाते हैं। जैसे देखो, सबसे बेस्ट एग्जांपल है बोरॉन ट्राइफ्लोराइड। तो बोरॉन के पास टोटल 5, बैलेंस सेल में कितने गए? 3। फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर होता है 9, तो 2 7, मतलब फ्लोरीन एक इलेक्ट्रॉन से शेयर करेगा, तो 3 फ्लोरीन मिलकर के क्या करेंगे? 3 से शेयर कर लेंगे, 6 इलेक्ट्रॉन हुए ना। अब 6 इलेक्ट्रॉन है, 8 होने चाहिए, तो 2 कम है। ऐसे स्ट्रक्चर्स को हम लुईस एसिड भी कहते हैं। इट इज कॉल्ड लुईस एसिड और इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट मॉलिक्यूल। अब मैंने बात किया BeCl2 की, तो बेरिलियम इज द सेंटर हियर, 2+2, 2 क्लोरीन से दोस्ती करके लिया तो 4, अभी 2 इलेक्ट्रॉन पेयर ये ले सकता है। अब इसके बाद बारी आई AlCl3, ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, बार बार आपको काम पड़ेगा इसका। AlCl3, एल्यूमिनियम 13, 283, 3 फ्रॉम क्लोरीन, 6 अगेन हियर, 6 इलेक्ट्रॉन है इसके पास, 2 इज रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द ऑक्टेट, 2 इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट को कंप्लीट करने के लिए। तो ऐसे सभी मॉलिक्यूल जिनके ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, जिनके अष्टक अपूर्ण है, ये सब कहलाते हैं इलेक्ट्रोफाइल। जिनके ऑक्टेट इनकम्प्लीट है वो इलेक्ट्रोफाइल की कैटेगरी में आते हैं। इट इज इलेक्ट्रोफाइल। ओके, तो ये दूसरा तरीका हो गया पहचानने का। एक और इंपॉर्टेंट बात ध्यान रखना है, कई बार ऐसा होता है, मतलब इमरजेंसी की कंडीशन की बात कर रहा हूं मैं, कई बार ऐसा होगा कि ऐसे एग्जांपल दिखेंगे जो लगेंगे नहीं, लेकिन वो भी हो सकते हैं। जैसे मैंने कहा PCl5, तो जरा PCl5 को देखो, फास्फोरस कितना 15, तो बैलेंस सेल का कॉन्फ़िगरेशन 3s2 3p3 होता है, फास्फोरस का एटॉमिक नंबर 15, ठीक है, एटॉमिक नंबर 15। अब देखो ये 2s2 2p3 था, अब बनाना क्या है इसको, PCl5 बनाना है।
PCl5, तो एक्साइटेड स्टेट में जाना पड़ेगा। एक्साइटेड स्टेट में क्या होता है, हाइब्रिडाइज्ड होगा मॉलिक्यूल। तो जो नए ऑर्बिटल बनते हैं उसमें इलेक्ट्रॉनों का बंटवारा हो जाता है, उसमें नए एनर्जी के ऑर्बिटल जब बनेंगे तो ये इलेक्ट्रॉन बाहर आ जा सकता है, क्योंकि ये इक्वल एनर्जी के होते हैं। इसी को हम हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल कहते हैं। तो 3d1 तक जाएगा ये, है ना। लेकिन जो कंडीशन है उसके हिसाब से देखते हैं जरा। तो PCl5, ये हुआ PCl5 का मॉलिक्यूल। डी के 5 ऑर्बिटल होंगे, सबकी एनर्जी बराबर है। अब इसने 5 क्लोरीन से दोस्ती करके PCl5 तो बना लिया, लेकिन इसके पास अभी 4 वैकेंट ऑर्बिटल्स हैं। 4 वैकेंट ऑर्बिटल्स हैं, 4 इसके पास वैकेंट ऑर्बिटल है, मतलब खाली पड़े हुए 4 ऑर्बिटल हैं। 4 वैकेंट ऑर्बिटल्स आर देयर। तो अब इस टाइप के जब वैकेंट ऑर्बिटल होंगे तो जरूरत पड़ने पर वो वहां पर लोन पेयर इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है। तो इस कंडीशन में भी हम इसको इलेक्ट्रोफाइल कहते हैं। तो जैसे PCl5 हो गया, इसके बाद आपका SnCl2 हो गया, SO2 हो गया, SO3 हो गया। मतलब इमरजेंसी कंडीशन में आप ऐसे स्पीशीज को भी इलेक्ट्रोफाइल कह सकते हो। अब ये डिपेंड करेगा ऑप्शन के ऊपर, ये डिपेंड करेगा ऑप्शन के ऊपर। SF6 हो गया। तो ऐसे मॉलिक्यूल जिनके ऑक्टेट, जिनके ऑर्बिटल्स खाली हैं, बॉन्डिंग के बाद भी जिनके ऑर्बिटल्स खाली हैं, वो भी इलेक्ट्रोफाइल की कैटेगरी में आते हैं, वो भी इलेक्ट्रोफाइल की कैटेगरी में आते हैं। तो ये दूसरी आपकी अटैकिंग स्पीशीज होगी। अब बात करते हैं थर्ड वन पे। तीसरा अटैकिंग स्पीशीज है एम्बीफिलिक। एम्बीफिलिक, एम्बी मतलब उभय धर्मी टाइप की हो गई है ना, एम्बीफिलिक। एम्फेटेरिक को कहते हैं उभय धर्मी। तो एम्बीफिलिक का मतलब है जो दोनों के जैसा व्यवहार करेगा। एम्बीफिलिक रिएजेंट, एम्बीफिलिक reagent behaves as both electrophile and nucleophile. Behaves as both electrophile and nucleophile. जो इलेक्ट्रोफिलिक और न्यूक्लियोफिलिक दोनों अभिकर्मकों की तरह व्यवहार करेगा। मतलब जो बाइपोलर होगा, जिसमें पॉजिटिव चार्ज भी आ सकता है और नेगेटिव चार्ज भी आ सकता है, उसको हम कहेंगे एम्बीफिलिक। जैसे वाटर न्यूक्लियोफाइल जैसा भी काम करेगा तो वाटर इलेक्ट्रोफाइल जैसा भी काम करता है। ये नेगेटिव पोल है इसका, ये पॉजिटिव पोल है। ROH अल्कोहल न्यूक्लियोफाइल के जैसा भी काम करेगा और अल्कोहल जो है वो इलेक्ट्रोफाइल के जैसा भी काम कर सकता है। जहां ऑक्सीजन जाएगा वो न्यूक्लियोफाइल, जहां H+ से काम करेगा वहां पे वो इलेक्ट्रोफाइल जैसा काम करेगा। ठीक है, तो ऑक्सीजन एटम मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है दोनों जगह पे। तो ऐसी कंडीशन में जो स्पीशीज दोनों के जैसा बिहेव करेगी उसको हम कहेंगे एम्बीफिलिक रिएजेंट। एम्बीफिलिक रिएजेंट, ऐसी स्पीशीज को हम क्या कहते हैं, एम्बीफिलिक रिएजेंट। तो ये आपके हो गए अटैकिंग स्पीशीज। बहुत काम नहीं पड़ता है इसका, लेकिन ध्यान रखना है। अब बात करेंगे हम इसके बाद बॉन्ड फिशन के बारे में। बंधों का टूटना या बॉन्ड का फिशन कैसे होता है उसकी बात करेंगे। नेक्स्ट टॉपिक इज बॉन्ड फिशन। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये बॉन्ड फिशन। थोड़ी थोड़ी चीजें अभी शुरुआती दौर में इसमें याद भी करनी पड़ेगी आपको, क्योंकि जब तक हम लोग पूरे इफेक्ट्स खत्म नहीं करेंगे, इट मींस इंडक्टिव इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, मेसोमेरिक इफेक्ट, तब तक थोड़ा सा इसको समझने में दिक्कत आती है। तो बॉन्ड फिशन मतलब बॉन्ड ब्रेकिंग। बॉन्ड का जो फिशन है ये 2 टाइप का होता है। वन ऑफ देम इज होमोलाइटिक, जैसा नाम है होमोलाइटिक, हिंदी में कहते हैं समांग विखंडन। समांग विखंडन, होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन। दूसरा कहलाता है हेट्रोलाइटिक, हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिशन। हेट्रोलाइटिक
बॉन्ड फिशन, हिंदी में इसको कहते हैं विषमांग बंध विखंडन, विषमांग बंध विखंडन, होमोलैटिक बॉन्ड फिशन और हेटेरोलैटिक बॉन्ड फिशन। अब नाम से लग रहा है, होमो मीन्स होता है सिमिलर और हेटेरो मीन्स होता है डिफरेंट। होमो मीन्स सिमिलर, हेटेरो मीन्स डिफरेंट। तो जहां पे सिमिलर डिवीजन होगा उसको कहेंगे हम होमोलैटिक बॉन्ड फिशन। जैसे मान लो दो फ्रेंड्स हैं, उन्होंने एक एक इलेक्ट्रॉन को शेयर करके या एक एक कुछ पैसा मिला करके एक बिजनेस शुरू करने का सोचा, और फिर उनको नहीं करना है आपस में बिजनेस, उन्होंने अपना अपना पैसा वापस लिया और बिजनेस इज क्लोज्ड। तो इट इज कॉल्ड होमोलैटिक। और जहां पर एक ज्यादा ताकतवर और एक कम ताकतवर व्यक्ति है, वहां पे जो मनी होगा वो किसके पास चले जाएगा, हमेशा मोर पावरफुल वाले के पास चला जाएगा। इट इज कॉल्ड हेटेरोलैटिक। तो वन बाय वन दोनों पे हम बात करते हैं। सबसे पहले होमोलैटिक बॉन्ड फिशन, होमोलैटिक बॉन्ड फिशन, समान प्रकार का विखंडन। इन दिस टाइप ऑफ बॉन्ड फिशन, in this types of bond fission, in this types of bond fission, the species are separated by taking इट्स ओन इलेक्ट्रॉन। जो इलेक्ट्रॉन अपना लगाया था उसको लेकर के अलग हो गया, जो इलेक्ट्रॉन उसने अपना लगाया था बॉन्डिंग में उसको लेकर के अलग हो गया। तो इन दिस टाइप ऑफ बॉन्ड फिशन द स्पीसीज आर सेपरेटेड बाय टेकिंग इट्स ओन इलेक्ट्रॉन एंड द newborn species are known as free radical। और जो नया समूह बनता है उसको हम कहते हैं मुक्त मूलक। the newborn species are known as free radicals। नए बनने वाले ग्रुप को हम क्या कहते हैं, फ्री रेडिकल्स कहते हैं। न्यूबॉर्न ग्रुप इज नोन एज फ्री रेडिकल। तो एक बात क्लियर। तो होमोलैटिक बॉन्ड फिशन में क्या होता है, दो एटम है, जैसे मान लो दो क्लोरीन है, उनने एक एक इलेक्ट्रॉन अपने शेयर किए, दे वर शेयर विद देयर वन इलेक्ट्रॉन टू फॉर्म Cl2 molecule, and in this fashion of bond fission it is separated by taking its own electron। अपना अपना इलेक्ट्रॉन लिया और अलग हो लिए। तो ये कहलाता है क्लोराइड फ्री रेडिकल। जो नया स्पीसीज जनरेट हुआ वो क्या कहलाएगा, क्लोराइड फ्री रेडिकल। हिंदी में कहेंगे क्लोराइड मुक्त मूलक। अब ये फ्री है, मतलब अब ये फिर से इसको बॉन्डिंग करने की जरूरत पड़ रही है। तो ऐसी स्पीसीज को हम कहते हैं फ्री रेडिकल्स, जहां पर स्पीसीज सेपरेट होते हैं बाय टेकिंग इट्स ओन इलेक्ट्रॉन। द स्पीसीज आर सेपरेटेड बाय टेकिंग इट्स ओन इलेक्ट्रॉन is called free radical। एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे मान लो ईथेन है, तो ईथेन में क्या होता है, दो मिथाइल ग्रुप होते हैं। देयर इज टू मिथाइल ग्रुप इन द ईथेन। ईथेन में दो मिथाइल ग्रुप हैं, एक CH3 ग्रुप और दो कार्बन के बीच इलेक्ट्रॉन जो कार्बन कार्बन को जोड़ते हैं। अब इसको सेपरेट होना है, होमोलैटिक बॉन्ड फिशन। इट मींस दे आर सेपरेटेड बाय टेकिंग इट्स ओन इलेक्ट्रॉन। इन दिस फैशन ऑफ सेपरेशन द स्पीसीज आर सेपरेटेड बाय टेकिंग इट्स ओन इलेक्ट्रॉन। तो जो नया स्पीसीज बना, अब उसकी क्या कंडीशन है, अब उसकी ये कंडीशन है, उसके पास एक इलेक्ट्रॉन है, एक और स्पीसीज बना, उसके पास भी अपना एक इलेक्ट्रॉन बचा हुआ है बॉन्डिंग के लिए। अब तो इट इज कॉल्ड मिथाइल
फ्री रेडिकल, तो मिथाइल फ्री रेडिकल। क्या ध्यान रखना है, होमोलैटिक बॉन्ड फिशन क्या होता है, जिसमें स्पीसीज अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के सेपरेट होते हैं, अपना अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के सेपरेट होते हैं, और नए बने हुए स्पीसीज जो है वो फ्री रेडिकल कहलाते हैं। नए बने हुए जो समूह हैं उनको हम मुक्त मूलक कहते हैं। अब इसके बाद हम लोग बात करेंगे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्री रेडिकल की। फ्री रेडिकल में क्या क्या चीजें हमें और पढ़ना है, किन किन चीजों पर हमें फ्री रेडिकल में और बात करना है। इट इज कॉल्ड कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्री रेडिकल। Let's talk about characteristics of free radical। बड़े इंपॉर्टेंट हैं, बहुत सीरियसली पढ़ना है कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ फ्री रेडिकल। तो देखो जैसे मिथाइल फ्री रेडिकल आया था मेरे पास, मिथाइल फ्री रेडिकल से ही हम बात करते हैं, काम तो हमें इसी से है ना। मिथाइल फ्री रेडिकल, मिथाइल मुक्त मूलक, मिथाइल फ्री रेडिकल। तो अगर हम कार्बन की बैलेंस सेल को देखें, कार्बन 6, इट इज 2s2 2p2। कार्बन का जो कॉन्फ़िगरेशन है बैलेंस सेल का वो इनिशियली कैसा रहता है, 2s2 2p2, बट इट फॉर्म्स ऑलवेज टेट्रावैलेंट बॉन्ड। कैसे, तो जब हाइब्रिडाइज्ड स्टेट में जाएगा तो 2s और 2p की एनर्जी सेम हो जाएगी, तो इलेक्ट्रॉन आसानी से आगे जा सकते हैं। अब ये हुआ 2s2 2p4। अब देखो अगली सिचुएशन क्या रही, मान लो इसके पास एक और कार्बन भी था ना, यहाँ पे कार्बन से बॉन्ड बना के रखा था इसने। अब वो कार्बन अपना इलेक्ट्रॉन लेकर के चला गया, दैट कार्बन इज मूव्स बाय टेकिंग इट्स ओन इलेक्ट्रॉन। अगली जो कंडीशन आ रही है, 3 तो इसके पास पक्के दोस्त हैं, 3 इसके पक्के दोस्त हैं, तो ये इसको छोड़ के जाने वाले नहीं है। एक दोस्त था इसका कार्बन, वन अनदर फ्रेंड इज देयर, दैट इज कार्बन, जो कि चला गया। तो कार्बन के जाने के बाद व्हाट इज अबाउट आफ्टर द मूविंग कार्बन, जब कार्बन चला गया तो एक ऑर्बिटल खाली हो गया। और हाइब्रिडाइजेशन के लिए हम ऐसा कहते हैं, जहां तक सिग्मा बॉन्ड बना है वहीं तक का हाइब्रिडाइजेशन माना जाएगा। द ऑर्बिटल व्हिच इज इन्वॉल्व्ड इन सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन इज कॉल्ड हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। तो हाइब्रिडाइजेशन कैसा हो गया इसका, s का 1 और p का 2 इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है, तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड है। और जो sp2 हाइब्रिडाइज्ड मॉलिक्यूल होते हैं नॉर्मली दे आर 120 डिग्री का बॉन्ड एंगल और प्लेनर शेप वाले होते हैं। अब अनस्टेबल स्पीसीज होगा क्योंकि ऑक्टेट कंप्लीट नहीं है, तो अनस्टेबल तो इसको मैं पैरामैग्नेटिक भी कह सकता हूँ ना। पैरामैग्नेटिक, जिनमें अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन रहते हैं उनको हम कहते हैं पैरामैग्नेटिक। पैरामैग्नेटिक, अनस्टेबल एंड रिएक्टिव, क्रियाशील भी होगा क्योंकि उसको बॉन्ड बनाने की जरूरत तो है, ठीक है। तो इट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द फ्री रेडिकल, यह मुक्त मूलकों का लक्षण है। sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, ध्यान रखना ट्रिक से गलत निकलता है ये। तो sp2 हाइब्रिडाइज्ड होते हैं, 120 का बॉन्ड एंगल होना चाहिए sp2 हाइब्रिडाइज्ड में, लोन पेयर है नहीं कि डिफ्लेक्ट करेगा, तो लगभग जो है प्लेनर शेप की ज्योमेट्री आएगी, पैरामैग्नेटिक होगा, रिएक्टिव भी होगा, ठीक है। अब बात करते हैं इसके स्टेबिलिटी के। स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, मुक्त मूलकों के स्थायित्व का क्रम, स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल, ये बड़े इंपॉर्टेंट है, इसको पूछते हैं तो ध्यान रखना है। नॉर्मली कैन से दैट टर्सरी, सेकेंडरी, देन प्राइमरी, टर्सरी, सेकेंडरी, देन प्राइमरी। अब ये बात समझ में कैसे आएगी, जब हम लोग इफेक्ट्स खत्म करेंगे तब तक ये समझ में आ जाएगा कि ये सब कहां से हुआ, ये सब पिक्चर कैसे बनी, है ना। अब देखो सबसे स्टेबल होता है ट्राइफेनाइल। फेनाइल ग्रुप में रेजोनेंस का फिनोमेना होता है, फेनाइल ग्रुप में रेजोनेंस का फिनोमेना होता है, मतलब फिनाइल क्या करते हैं, इलेक्ट्रॉन देते हैं, ऐसा महसूस होगा कि इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं। तो जब कोई चीज महसूस होती है कि ये चीज आने वाली है तो अंदर से
कॉन्फिडेंस बूस्ट होता है, ऐसे समझ लीजिए। इट इज ट्राइफेनाइल डाइफेनाइल फ्री रेडिकल, ट्राइफेनाइल डाइफेनाइल फ्री रेडिकल, फिर बेंजाइल फ्री रेडिकल, बेंजाइल के बाद अलाइल फ्री रेडिकल, बेंजाइल के बाद अलाइल फ्री रेडिकल, देन वी आर टॉकिंग अबाउट द टर्शरी अल्काइल ग्रुप, क्योंकि जितने फिनाइल हैं उसमें स्पेसिफिक रेजोनेंस का फिनोमेना होता है, और जब प्राइमरी सेकेंडरी टर्शरी की बात आएगी तो आई इफेक्ट लगेगा, और अभी हमने ये पढ़ा नहीं है तो थोड़ी देर के बाद सब चीजें समझ आएगी। ये सारे मिथाइल इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग है। जैसे मान लो रिलेटिव्स हैं तो वो अगर आपकी मदद करने को तैयार है तो यू आर फीलिंग स्टेबल। टर्शरी, देन सेकेंडरी, देन लॉन्ग चेन of alkyl, and then short chain of alkyl, and the most unstable is vinylic। तो ये फ्री रेडिकल्स का स्टेबिलिटी ऑर्डर है। दिस इज द स्टेबिलिटी ऑर्डर ऑफ द फ्री रेडिकल। ये फ्री रेडिकल का स्टेबिलिटी ऑर्डर है, मुक्त मूलकों के स्थायित्व का क्रम है। अब बात करते हैं हम लोग हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फिशन पर। तो दिस इज ऑल अबाउट होमोलाइटिक बॉन्ड फिशन। नया स्पीसीज जो है वो फ्री रेडिकल sp2 हाइब्रिडाइज्ड होगा, ये ध्यान रखना है। एंड देन वी आर टॉकिंग अबाउट द स्टेबिलिटी, दैट इज ट्राइफेनाइल डाइफेनाइल बेंजाइल अलाइल, एंड देन टर्शरी अल्काइल, सेकेंडरी अल्काइल, प्राइमरी अल्काइल। प्राइमरी अल्काइल में भी जिसमें कार्बन ज्यादा उसका स्टेबिलिटी ज्यादा। एंड देन हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फिशन, हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फिशन, हिंदी में कहेंगे इसको विषमांग बंध का विखंडन। और हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फिशन में क्या होता है, दो डिफरेंट इलेक्ट्रोनेगेटिव स्पीसीज जब इन्वॉल्व होंगे, दो अलग अलग विद्युत ऋणात्मकता वाले समूह जब मिलेंगे तो वहां पे क्या होगा, द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर इज डिस्प्लेस्ड टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ग्रुप। तो हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फिशन इज व्हाट, व्हेन the covalent bond, when the covalent bond is formed, covalent bond is formed between two different electronegative elements. Covalent bond is developed between two different electronegative elements. Then shared electron pair, displaced towards more electronegative element, more electronegative element। तो सहसंयोजी इलेक्ट्रॉन युग्म जो है वो प्रबल विद्युत ऋणात्मक समूह की ओर विस्थापित हो जाएगा। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर इज डिस्प्लेस्ड टुवर्ड्स मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। इट गिव राइज, और यहां से दो नए प्रकार के समूह उत्पन्न होंगे। इट गिव राइज टू न्यू इंटरमीडिएट स्पीसीज। इट गिव राइज टू न्यू इंटरमीडिएट स्पीसीज, और दो नए प्रकार के समूहों का जन्म होगा यहाँ पर। टू न्यू टाइप ऑफ इंटरमीडिएट स्पीसीज बॉर्न होगी। Here is the formation or born of two new type of species। अब one by one हम दोनों पर बात करते हैं। Let's talk about one by one। तो दो नए प्रकार के समूह की उत्पत्ति हुई। अब उस पर हम एक एक करके बारी बारी से मतलब चर्चा करते हैं। पहला जो स्पीसीज है हमारा वो है
कार्बोकैटायन। कार्बोकैटायन, कैटायन का मतलब होता है धनायन, पॉजिटिव चार्ज आयन। इसको हम कार्बोनियम आयन भी कहते हैं, ऑल्सो कॉल्ड कार्बोनियम आयंस, पॉजिटिव चार्ज कार्बन आइटम, पॉजिटिव चार्ज कार्बन atoms form during heterolytic bond fission, heterolytic bond fission। तो जब हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिशन के समय पॉजिटिव चार्ज कार्बन आटम जनरेट होगा, हेट्रोलाइटिक बॉन्ड फिशन के समय, विषमांग बंध विखंडन के समय पॉजिटिव चार्ज कार्बन जनरेट होगा, तो इसको हम कहेंगे कार्बोनियम आयन या कार्बोकैटायन। ओके, जैसे मान लो आपका कोई ग्रुप है, मिथाइल है, ओके, चलो CH3 और उसके साथ कोई ग्रुप जुड़ा हुआ है, XY कुछ भी कह लो, इट इज मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। जो X है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, X की विद्युत ऋणात्मकता अधिक है। तो व्हाट हैपेंस हियर, द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर इज डिस्प्लेस्ड टुवर्ड्स X। शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर कहां गया, X की तरफ गया, तो इट गिव राइज अ पॉजिटिव चार्ज ऑन द सेंटर। तो कार्बन के ऊपर क्या आ गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया। तो जब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज डेवलप होगा तो इसको हम कहेंगे कार्बोकैटायन। हियर इट इज कॉल्ड मिथाइल कार्बोकैटायन। यहां पे इसको हम क्या कहेंगे, मिथाइल कार्बोकैटायन। इसी तरह से कोई सा भी स्पीशीज कार्बोकैटायन बना सकता है। तो पॉजिटिव चार्ज डेवलप एट द कार्बन आटम इज कॉल्ड कार्बोकैटायन। नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट द कैरेक्टर एंड स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकैटायंस। तो कार्बोकैटायंस भी कैसे हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है। जैसे फ्री रेडिकल इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट थे, वैसे ही कार्बोकैटायंस भी कैसे हैं, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट स्पीशीज हैं। तो वन बाय वन बात करते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ कार्बोकैटायन के लक्षण। तो देखो, कार्बोकैटायन इज व्हाट, हियर इज द पॉजिटिव चार्ज कार्बन सेंटर, एक धनावेशित कार्बन का परमाणु। ओके, अब कार्बन का एटॉमिक नंबर 6, हमको हमेशा यहीं से अप्रोच करना, 1s2 2s2 2p2 is the ground state configuration. During hybridization it forms 4 new orbitals of equal energy। 4 नए ऑर्बिटल बनाए गए इक्वल एनर्जी के, 2s का 1 और 2p के 3। और इनकी एनर्जी कैसी होती है, बराबर बराबर हो जाती है। इट इज कॉल्ड हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल। तो अब 4 ऑर्बिटल आ गए नए, चारों में इलेक्ट्रॉन है। शेयर विद द 4 ग्रुप्स, इसने 4 ग्रुप के साथ शेयर किया। 3 ऑफ द हाइड्रोजन, इट इज द बेस्ट फ्रेंड ऑफ द कार्बन, एंड 1 is X, 1 group is the X which is more electronegative। अब जब लड़ाई झगड़ा होगा तो बंटवारा जब होगा तो एंड दैट टाइम शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर इज डिस्प्लेस्ड टुवर्ड मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव। तो शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर का जो इलेक्ट्रॉन था, मतलब कार्बन और हेलोजन के बीच का जो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन है, ये किसके साथ चला गया, X के साथ चला गया। तो नाउ दिस ऑर्बिटल इज वैकेंट। अब ये ऑर्बिटल कैसा हो गया भैया, ये ऑर्बिटल हो गया वैकेंट, खाली। और जहां पे सिग्मा बॉन्ड नहीं बना है वहां पर हाइब्रिडाइजेशन नहीं माना जाता है। तो नाउ तो एक S का और 2 P के, तो इट इज ऑल्सो sp2 हाइब्रिडाइज्ड, sp2 हाइब्रिडाइज्ड, एग्जैक्टली प्लेनर, 120 डिग्री प्लेनर।
but it is not paramagnetic, it is diamagnetic. डायमैग्नेटिक, जब सारे ऑर्बिटल जो है उसमें इलेक्ट्रॉन की पूरी कंप्लीट पेयरिंग है तो उसको हम कहते हैं डायमैग्नेटिक स्पीशीज. बट इट इज आल्सो इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट. इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट तो है, तो अगर इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट है तो इट नीडेड द इलेक्ट्रॉन पेयर. इसको पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो चाहिए, तो रिएक्टिविटी तो होगी इसके अंदर. ठीक है. एंड नाउ अबाउट स्टेबिलिटी. तो देखो फ्री रेडिकल कैसे थे, इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट, उसको इलेक्ट्रॉन चाहिए था. तो जब जब इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप उसके साथ आएंगे, इलेक्ट्रॉन देने वाले समूह जब उसके साथ आएंगे तो उसका स्टेबिलिटी बढ़ेगा. एंड सेम एज द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन, स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायंस. तो थोड़ी चीजें हमको याद भी करनी चाहिए. स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायंस इज एज सेम एज free radical acid handle. The common order is what? Again tertiary, secondary, then primary. It is the common order. And here it is what? Triphenyl carbocation, then diphenyl carbocation, then here it is benzyl carbocation, then बेंजाइल के बाद अलाइल कार्बोकेटायन, एलाइल के बाद अगेन हियर अगर नॉर्मल एल्काइल्स हैं तो प्राइमरी टर्शियरी अल्काइल ग्रुप, ट्राइमिथाइल कार्बोकेटायन, डाइमिथाइल कार्बोकेटायन, देन लॉन्ग चेन कार्बोकेटायन ऑफ प्राइमरी ग्रुप, देन शॉर्ट चेन कार्बोकेटायन ऑफ प्राइमरी ग्रुप, एंड देन विनाइल कार्बोकेटायन. क्योंकि बॉन्ड और चार्ज एक दूसरे के पास में है. अगर एक दूसरे से जैसे यहाँ पे बॉन्ड ब्लैंक देन चार्ज, तो जहां पे कॉन्जुगेट होने के चांस होते हैं, जहां पे संयुग्मन की स्थिति बनती है, उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है. ठीक है. ये मेसोमेरिक इफेक्ट या रेजोनेंस पे, लेकिन हम लोगों ने कहा पढ़ा था ये हम लोगों ने पढ़ा था एरोमेटिसिटी में. जो कॉन्जुगेटेड स्ट्रक्चर होते हैं उनकी स्टेबिलिटी ज्यादा होती है. तो चीजें समझ में आनी चाहिए आपको. ठीक है. इट इज अबाउट द स्टेबिलिटी ऑफ द कार्बोकेटायंस. और अगर साइक्लोअल्काइल्स होंगे तो भी ऐसे ही चलेगा. ट्राइसाइक्लोअल्काइल, ट्राइसाइक्लोप्रोपाइल, डाइसाइक्लोप्रोपाइल कार्बोकेटायन, देन साइक्लोप्रोपाइल कार्बोकेटायन. नाउ अबाउट सेकंड स्पीशीज ऑफ द हेटेरोलाइटिक बॉन्ड फिशन, कार्बेनायंस. कार्बेनायंस. तो व्हाट आर द कार्बेनायंस? Negative charge carbon atom, negative charge carbon atoms, negative charge carbon atoms form during heterolactic bond fission. Negative charge carbon atom formed during heterolactic bond fission. Negative charge carbon atom formed during heterolactic bond fission. It's called carbanions. It's called carbanions. तो जब कार्बन एटम पर नेगेटिव चार्ज आएगा तब इसको हम क्या कहेंगे? कार्बेनायन कहेंगे. तब इसको हम क्या कहेंगे? कार्बेनायन कहेंगे. कार्ब ऋण आयन भी बोलते हैं. क्या बोल सकते हैं? और कार्ब ऋण आयन भी बोल सकते हैं. अब देखो यहां पे हम बात करते हैं. जैसे मान लो अब कार्बन के साथ कोई ग्रुप है, देयर इज अ ग्रुप एंड दैट इज वाई. कंसीडरिंग वाई इट इज लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव. वो कार्बन की तुलना में लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है. कार्बन की तुलना में लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है. देन व्हाट इज टाइम ऑफ द बॉन्ड फिशन? क्या होगा बॉन्ड फिशन के समय पे? क्या होगा? द शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर इज टुवर्ड्स कार्बन. शेयर्ड इलेक्ट्रॉन पेयर कहां आ जाएगा? कार्बन के पास आ जाएगा. और कार्बन ने अगर इलेक्ट्रॉन पेयर लिया है तो उस पर नेगेटिव चार्ज आएगा. इट इज कॉल्ड कार्बेनायन. हियर इट इज कॉल्ड मिथाइल कार्बेनायन. मिथाइल कार्बेनायन.
मिथाइल कार्बन आयन। ओके, तो यहाँ पे इसको हम क्या कहेंगे, मिथाइल कार्बन आयन। तो नेगेटिव चार्ज कार्बन एटम डेवलप ड्यूरिंग हेटेरोडाइटिक बॉन्ड फिशन इज कॉल्ड कार्बन आयन। तो कार्बन एटम अगर नेगेटिव चार्ज है तो उसको कार्बन आयन कहेंगे, पॉजिटिव चार्ज है तो कार्बोकेटायन कहेंगे, और होमोलैटिक बॉन्ड फिशन से आया तो उसको हम फ्री रेडिकल कहेंगे। ये क्लासिफिकेशन हो गए इनके। अब बात करते हैं इसके बाद हम इसके कैरेक्टर और इसकी स्टेबिलिटी के बारे में, अबाउट द कैरेक्टर ऑफ कार्बन आयंस। Characteristics of कार्बन आयन। तो क्या कंडीशन दिखी थी कार्बन आयन में आपको, कार्बन एटॉमिक नंबर 6, 1s2, 2s2, 2p2 is the ground state label here, 2s1, 2p3 during the hybridization when orbitals of equal energy are developed, then it has a 3 best friends and one is the Y, and Y is here removing by taking the electron of Y. Y का इलेक्ट्रॉन कहाँ है, कार्बन के ऑर्बिटल में ही है, तभी तो उस पर नेगेटिव चार्ज आया है ना। तो here what happens, अब चारों सिग्मा बॉन्ड बने हुए हैं, भले ही Y चला गया लेकिन बॉन्ड तो बना हुआ है ना। Here 4 सिग्मा बॉन्ड्स आर डेवलप्ड, इट इज sp3 हाइब्रिडाइज्ड। लेकिन जो सिग्मा बॉन्ड, जो आखिरी ऑर्बिटल है वो भरा तो है, लेकिन इट इज नॉट कंसीडर्ड एज अ बॉन्ड, इट इज कंसीडर्ड एज अ लोन पेयर। तो इट इज कंसीडर्ड एज लोन पेयर, तो sp3 हाइब्रिडाइज्ड तो है, लेकिन बॉन्ड एंगल कितना होगा, रफली 107 डिग्री का होगा, 106 डिग्री 41 मिनट भी कहते हैं, 106 डिग्री 45 मिनट। इट इज नॉट एग्जैक्टली, जब तक वहां पे एटम नहीं होगा तब तक रिपल्शन करेगा, वो प्रतिकर्षण करेगा, कोई कंट्रोल करने वाला नहीं तो मारपीट करेगा ना भाई। और इसका शेप जो होगा वो कैसा होगा, पिरामिडल होगा, शेप इज पिरामिडल। इट इज आल्सो डायमैग्नेटिक स्पीसीज, डायमैग्नेटिक स्पीसीज बिकॉज ऑल द ऑर्बिटल्स आर कंप्लीटली पैक्ड हियर। जब पूरे के पूरे पेयर बने रहते हैं तो ऐसे स्पीसीज को हम कहते हैं डायमैग्नेटिक, हिंदी में क्या कहते हैं, प्रतिचुंबकी। And then talk about the stability. Talk about the stability of the carbocations. Carbon ions, sorry. Stability of carbon ion. याद करना है, the normal order is primary, then secondary, then tertiary. Normal order is प्राइमरी देन सेकेंडरी देन टर्शियरी। लेकिन अब आपको यहाँ ध्यान रखना है, फिनाइल्स जब होंगे तो फिनाइल अगर रेजोनेट कर रहा है, इलेक्ट्रॉन दे रहा है, तो इलेक्ट्रॉन आगे भी तो जाएगा ना, तो इलेक्ट्रॉन देता भी है और इलेक्ट्रॉन खींचता भी है फिनाइल। तो जो स्टेबिलिटी ऑर्डर होगा उसमें फिनाइल का जो लीडिंग ग्रुप होगा, ट्राई फिनाइल कार्बन आयन, डाइफिनाइल कार्बन आयन, देन बेंजाइल कार्बन आयन। यहां तक ऑर्डर हमारा सेम आ रहा है, और देन एनाइल, क्योंकि एनाइल में भी कॉन्जुगेट तो रहेगा, CH2 डबल बॉन्ड CH2 माइनस एलाइल। हियर नाउ द ऑर्डर इज चेंज, मिथाइल कार्बन आयन, इथाइल कार्बन आयन, मिथाइल कार्बन आयन, इथाइल कार्बन आयन, then secondary carbon ion, and then tertiary carbon ion, and then finally vinylic carbon ion, because there is no chance of the conjugation, vinylic carbon ion. So it is the stability order of carbon ions, ये carbon ions का stability का order है। स्टेबिलिटी ऑर्डर को थोड़ा सिंसियरिटी के साथ ध्यान में रखना है। तो हमने बात किया 3 इंपॉर्टेंट स्पीसीज के बारे में। अब अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कार्बीन्स, नाइट्रीन्स, और उसके बाद फिर इफेक्ट्स स्टार्ट करेंगे। तब तक आप इतना याद रखिए,
इन सब चीज़ों को रिवाइज करते रहिए, पुरानी चीज़ों को रिवाइज करते रहिए, क्वेश्चंस लगाते रहिए। और अगले लेक्चर में हम लोग बात करेंगे कार्बीन्स, नाइट्रीन्स एंड देन इफेक्ट्स।